क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि जिस सटीक गणित से सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां और ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं अपनी दिशा तय करती हैं, बिल्कुल वही गणित कल आपके पसंदीदा टेक स्टॉक के क्रैश होने या वापस उछलने की भविष्यवाणी कर सकता है। सच कहूं तो यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट ज्यादा लगता है। बिल्कुल। हम अक्सर मानते हैं ना कि शेयर बाजार पूरी तरह से रैंडम है, या फिर ये बस इंसानी लालच और डर के एक बेतरतीब तूफान पर निर्भर है। ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस तूफान के बीच भी एक बहुत ही सख्त और अदृश्य गणितीय नियम काम कर रहा है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का पूरा फोकस इसी रहस्य को डिकोड करने पर है। हाँ, और आज की हमारी जो स्रोत सामग्री है वो तकनीकी विश्लेषण के एक ऐसे विषय पर है जो प्राचीन गणित को आधुनिक ट्रेडिंग स्क्रीन से जोड़ता है, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सही कहा। और अगर हम एक बुनियादी बात समझ लें तो चीजें साफ होने लगती हैं। कोई भी शेयर कभी एक सीधी रेखा में ऊपर या नीचे नहीं जाता। ये सांस लेने की प्रक्रिया जैसा है। बिल्कुल, एक बहुत ही सटीक तुलना है ये। जैसे एक लंबी दौड़ लगाने के बाद फेफड़ों का हवा भरने के लिए रुकना पड़ता है ना, बाजार को भी एक लंबी छलांग के बाद थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, एक गहरी सांस लेनी पड़ती है। और आज का हमारा लक्ष्य यही समझना है कि गणित हमें कैसे बता सकता है कि बाजार कितनी गहरी सांस लेगा। ये जो आपने सांस लेने वाला पहलू बताया ना, ये शेयर बाजार की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। हर नया निवेशक बस एक ऐसा चार्ट खोजना चाहता है जो रॉकेट की तरह ऊपर जाता रहे। हाँ, सबको रातों रात अमीर जो बनना है। वही तो। लेकिन वित्तीय बाजारों की सच्चाई ये है कि ये पॉज या जो करेक्शन है वो मार्केट का फेल होना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ बाजार की निशानी है। मतलब बाजार थक कर आराम कर रहा है। एकदम सही। और स्रोत सामग्री में जिस फाइबोनाची श्रृंखला का जिक्र है वो हमें एक ढांचा देती है, ये समझने के लिए कि उन कीमतों में जो ये खिंचाव आता है वो कितना गहरा हो सकता है। ये किसी भी ट्रेडर के लिए बाजार के शोर में एक शांत आवाज सुनने जैसा है। देखिए, मैं जब इस थ्योरी को देख रहा था तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि एक प्राकृतिक श्रृंखला और रिलायंस या इन्फोसिस के शेयर में कोई समानता हो सकती है। हाँ, शुरुआती दौर में ये थोड़ा अजीब लगता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो इसका इतिहास है। मुझे लग रहा था कि ये किसी वॉल स्ट्रीट के बैंकर ने 1980 के दशक में कंप्यूटर पर बनाया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वही ना। स्रोत बताते हैं कि इसका मूल प्राचीन भारतीय गणितीय लिपियों में है, लगभग 200 ईसा पूर्व। पिंगला और व्यांक जैसे प्राचीन विद्वानों के काम में इसके निशान मिलते हैं। जी, और इतिहास का ये हिस्सा अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये सिद्धांत की गहराई को साबित करता है। ये कोई रातों रात खोजी गई तरकीब नहीं है। तो मतलब हम आज के इस एल्गोरिदम वाले ट्रेडिंग बाजार को समझने के लिए 2000 साल पुरानी गणित का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और भारतीय गणितज्ञों के सदियों बाद 12वीं शताब्दी में पीसा के एक इतालवी गणितज्ञ लियोनार्डो पिसानो बुगोलो ने इसे दुनिया के सामने पेश किया। जिन्हें फिबोनाची कहा जाता था। राइट। हाँ। वही। और दिलचस्प बात यह है कि वो मूल रूप से खरगोशों की आबादी बढ़ने के पैटर्न का अध्ययन कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि प्रकृति एक बहुत ही विशिष्ट नंबर पैटर्न का पालन करती है। और ये पैटर्न काम कैसे करता है? मतलब मैं गणित की बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसे समझना तो जरूरी है। बहुत आसान है। श्रृंखला 0 और 1 से शुरू होती है और फिर हर अगली संख्या अपनी पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर बनती है। अच्छा, मतलब 0 और 1 मिलकर 1 बनते हैं। हाँ, फिर 1 और 1 मिलकर 2, फिर 2 और 1 मिलकर 3, इसी तरह 5, फिर 8, फिर 13 और 21 और 34, फिर 55 और 89 और 144, और ये अनंत तक चलता रहता है। अरे वाह, ये तो एक स्नोबॉल यानी बर्फ के गोले के पहाड़ से नीचे लुढ़कने जैसा है, जो खुद में पिछली बर्फ को जोड़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल, श्रृंखला का निर्माण इसी तरह होता है। लेकिन असली जादू सिर्फ जोड़ने में नहीं है। अगर हम इस श्रृंखला के भीतर के अनुपातों को देखें, मतलब रेशियोज को, तो एक रहस्यमयी पैटर्न उभर कर आता है। और यहीं से हमारा वो रास्ता खुलता है जो शेयर बाजार के चार्ट्स तक जाता है ना। जी, अगर आप इस श्रृंखला की किसी भी संख्या को उसकी ठीक पिछली संख्या से भाग देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा लगभग 1.618 के करीब होता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप 610 को 377 से भाग दें, तो उत्तर 1.618 आएगा। इस विशिष्ट संख्या को गणित और कला में गोल्डन रेशियो
या फाई कहा जाता है। हाँ, यही वो अनुपात है जिसे प्रकृति के सोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि कैसे घोंगे के खोल का घुमाव या यहाँ तक कि मोनालिसा की पेंटिंग के अनुपात भी इसी 1.618 के नियम का पालन करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात बताइए, शेयर बाजार के चार्ट्स पर तो 1.618 नहीं लिखा होता ना। ट्रेडर तो प्रतिशतों की बात करते हैं, परसेंटेजेस की। तो इस गोल्डन रेशियो से हम उन प्रतिशत तक कैसे पहुंचते हैं जिनका उपयोग ट्रेडर रोज कर रहे हैं? इसके लिए हमें भाग देने की दिशा को थोड़ा सा बदलना होगा। शेयर बाजार में रिट्रेसमेंट या गिरावट को मापने के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि कोई चीज अपने शिखर से कितना प्रतिशत वापस लौट सकती है। अच्छा, मतलब हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। हाँ, इसलिए हम श्रृंखला की किसी संख्या को उसके ठीक आगे वाली संख्या से भाग देते हैं। मान लीजिए 89 को 144 से भाग दें। तो परिणाम 0.618 आता है। बिल्कुल, और जब हम इसे प्रतिशत में बदलते हैं तो ये 61.8% बन जाता है। यह शेयर बाजार में फिबोनाची का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। ये तो एक तरह का रिवर्स इंजीनियरिंग लगता है। अगर हम पीछे वाली संख्या से भाग दें तो 1.618 और आगे वाली संख्या से भाग दें तो 0.618। सही पकड़ा आपने। तो क्या बाकी के जो प्रतिशत ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं वे भी इसी तरह संख्याओं को छोड़कर भाग देने से आते हैं? हाँ, गणितीय स्थिरता यहाँ भी कायम रहती है। अगर आप किसी संख्या को 2 स्थान आगे वाली संख्या से भाग देते हैं, जैसे 13 को 34 से या 21 को 55 से, तो नतीजा हमेशा 0.382 आता है, जिसे हम 38.2% कहते हैं। एकदम सही। और अगर आप किसी संख्या को 3 स्थान आगे वाली संख्या से भाग दें, जैसे 13 को 55 से, तो आपको 0.236 मिलेगा, यानी 23.6%। इस तरह हमारे पास 3 मुख्य फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर आ जाते हैं: 23.6%, 38.2% और 61.8%। बिल्कुल, यही वो जादुई नंबर है। देखिए, नंबरों की ये बाजीगरी तो समझ में आ गई, लेकिन मेरी असली उलझन यहां शुरू होती है। एक फूल की पंखुड़ी 1.618 के अनुपात में बढ़ती है क्योंकि वो उसके डीएनए में लिखा है। प्रकृति का अपना नियम है। हाँ, लेकिन शेयर बाजार में तो कोई डीएनए नहीं है ना। वहां तो इंसान हैं जो लालच में आकर खरीदारी कर रहे हैं और डर में आकर बेच रहे हैं। तो फिर इंसानी भावनाओं के इस अराजक समुद्र में ये गणितीय अनुपात काम क्यों करता है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब कोई शेयर ठीक 61.8% पर आकर क्यों रुक जाता है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा सवाल है। इसे समझने के लिए हमें मार्केट साइकोलॉजी के अंदर झांकना होगा। बाजार का मनोविज्ञान। हाँ, रिट्रेसमेंट आखिर होता क्यों है? मान लीजिए कोई शेयर 50 रुपए से चढ़कर 100 रुपए तक पहुंच जाता है। जिन लोगों ने 50 पर खरीदा था, उनका पैसा दोगुना हो चुका है। तो अब इंसानी फितरत अपना काम करेगी। कुछ लोग अपना मुनाफा बुक करना चाहेंगे। बिल्कुल, वे शेयर बेचना शुरू करते हैं। जब वे बेचते हैं तो सप्लाई बढ़ती है और कीमत 100 से गिरकर 90 और फिर 80 रुपए पर आ जाती है। ये कोई क्रैश नहीं है, ये सिर्फ शुरुआती निवेशकों का प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो जब कीमत 80 रुपए पर आती है तो उन लोगों में हल्की घबराहट शुरू हो जाती होगी जिन्होंने 95 या 98 रुपए पर इस उम्मीद में खरीदारी की थी कि शेयर और ऊपर जाएगा। हाँ, उनका डरना स्वाभाविक है। वे डर के मारे बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमत और नीचे गिरती है। मतलब ये तो गुलेल का रबर बैंड पीछे की तरफ खींचने जैसा हो गया। क्या बात है, बेहतरीन उपमा है ये गुलेल वाली। लेकिन गिरावट एक बिंदु पर आकर रुकती है। क्यों? क्योंकि बाजार में एक और समूह है, वो समूह जो 50 से 100 रुपए की उस पहली रैली में शामिल होने से चूक गया था। हाँ, जो बाहर बैठे पछता रहे थे। हाँ, अब जब कीमत गिरकर 70 रुपए के आसपास आती है, जो कि 100 रुपए के शिखर से लगभग 61.8% की गिरावट का स्तर है, तो इस समूह को लगता है कि अरे ये तो एक शानदार डिस्काउंट है। उन्हें शेयर सस्ता लगने लगता है। बिल्कुल, वे आक्रामक तरीके से खरीदारी शुरू कर देते हैं। उनकी नई डिमांड प्रॉफिट बुक करने वालों की सप्लाई को सोख लेती है। वहां एक मजबूत फ्लोर या सपोर्ट बन जाता है। और गुलेल का बैंड पूरी तरह खींचने के बाद शेयर को वापस ऊपर की तरफ तेजी से उछाल देता है। एकदम सही। यह स्पष्टीकरण बहुत सी गुत्थियों को सुलझा देता है। ये गणित और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प संगम है। मतलब लोग अनजाने में एक ऐसे स्तर पर सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो प्रकृति के अनुपात से मेल खाता है। हाँ, ये सामूहिक मनोविज्ञान का कमाल है। चलिए,
इसे स्रोत सामग्री में दिए गए वास्तविक चार्ट उदाहरणों से परखते हैं। जो बात हम अभी हवा में कर रहे हैं वो जमीन पर कैसे दिखती है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक चार्ट उदाहरण दिया गया है। एक शेयर की कीमत 380 रुपए से शुरू होकर एक सीधी रैली में 489 रुपए तक गई। अच्छा, तो इसका मतलब है कि शेयर में कुल 109 अंकों की बढ़त हुई। जी, ये हमारा मुख्य मूव था। अब थ्योरी और इंसानी मनोविज्ञान के अनुसार इस लंबी छलांग के बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी तय थी। तो अगर हम 109 अंकों का 61.8% निकालें तो वो लगभग 67 पॉइंट के आसपास आता है। इसका मतलब है कि 489 रुपए के शिखर से कीमत को करीब 67 रुपए नीचे आना चाहिए। और चार्ट में ठीक वैसा ही हुआ। शेयर 489 रुपए के अपनी पीक से गिरना शुरू हुआ और लगभग 67 अंक नीचे आकर 421.9 रुपए के स्तर पर रुका। अरे वाह, एकदम सटीक। हाँ, 421.9 रुपए वो जादुई डिस्काउंट पॉइंट था, जहां नए खरीदारों को लगा कि अब बाजार में प्रवेश करने का सही समय है। वहीं से प्रॉफिट बुकिंग खत्म हुई और नई खरीदारी हावी हुई। और शेयर ने वापस अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर दी। ये उदाहरण सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे बाजार एक मशीन की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या ये हमेशा 61.8% ही होता है? अगर कोई शेयर बहुत ज्यादा मजबूत है तो क्या वो इतनी गहरे डिस्काउंट तक गिरेगा? नहीं, हमेशा 61.8% नहीं होता। बाजार का मोमेंटम यानी गति भी बहुत मायने रखती है। दूसरे चार्ट के उदाहरण में एक शेयर 288 रुपए से शुरू होकर 338 रुपए तक गया। यहाँ कुल बढ़त 50 अंकों की थी। जी। उसके बाद जब शेयर नीचे आया तो वो 61.8% तक नहीं गिरा। बाजार में इतनी तेजी थी कि खरीदारों ने 38.2% की गिरावट पर ही कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जो कि लगभग 319 रुपए का स्तर था। और शेयर वहां से वापस ऊपर चला गया। हाँ। मैं एक और स्थिति के बारे में सोच रहा हूँ। बढ़ते बाजार में तो बात समझ आती है कि लोग डिस्काउंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर बाजार तेजी से गिर रहा हो? गिरते बाजार का मनोविज्ञान थोड़ा अलग होता है। जब हर तरफ घबराहट और पैनिक हो, तब क्या लोग सच में ये गणित लगा रहे होते? जब कोई शेयर क्रैश हो रहा तो उसमें रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है? गिरते बाजार में इस सिद्धांत का काम करना और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जब बाजार गिरता है तो रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ होता है। अच्छा, इसे ही बाउंस बैक कहते हैं ना? बिल्कुल। मान लीजिए एक शेयर 200 रुपए से गिरकर 100 रुपए पर आ गया। ये एक बड़ी गिरावट है। अब इस गिरावट के दौरान जिन ट्रेडर्स ने शेयर को शॉर्ट किया था, मतलब जिन्होंने ऊंचे दाम पर बेचकर गिरे हुए दाम पर खरीदने की शर्त लगाई थी, हाँ, वे अपना मुनाफा बुक करने के लिए शेयर को वापस खरीदते हैं। तो उनकी इस खरीदारी से कीमत कुछ समय के लिए वापस ऊपर उछलती है, और शायद उन बॉटम फिशर्स की वजह से भी जिन्हें लगता है कि शेयर अब बहुत सस्ता हो गया है। एकदम सही। और ये उछाल कहाँ तक जाता है? फाइबोनाची स्तरों तक। स्रोत में डीएलएफ के शेयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। डीएलएफ के शेयर में क्या हुआ था? डीएलएफ का शेयर 187 रुपए से बुरी तरह गिरकर 120.6 रुपए तक आ गया। ये 67 अंकों की एक बड़ी गिरावट थी। इसके बाद शेयर ने ऊपर की ओर बाउंस बैक किया। और वो बाउंस बैक कहां तक गया? वो 120.6 से बढ़कर 162 रुपए तक गया। अगर आप ध्यान दें तो 162 रुपए का स्तर उस 67 अंक की गिरावट का ठीक 61.8% फाइबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर था। कमाल है। मतलब 162 पर पहुंचते ही जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने राहत की सांस ली और बाहर निकलने के लिए बेचना शुरू कर दिया। हाँ, और शेयर का असली गिरता हुआ ट्रेंड फिर से शुरू हो गया। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। तेजी के बाजार में गुलेल पीछे खिंचती है ताकि शेयर और ऊपर जा सके, और मंदी के बाजार में गुलेल ऊपर की तरफ खिंचती है ताकि शेयर और जोर से नीचे गिर सके। बिल्कुल, गुलेल का नियम दोनों तरफ काम करता है। लेकिन अब मेरे मन में एक डर बैठ रहा है, और मुझे यकीन है कि हर शुरुआती ट्रेडर यही सोच रहा होगा। कैसा डर? सिद्धांत समझना और मनोविज्ञान समझना अपनी जगह है, लेकिन जब मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूं, लाइव मार्केट चल रहा है, कीमतें सेकंडों में लाल और हरी हो रही हैं, क्या मुझे एक हाथ में कैलकुलेटर लेकर 109 का 61.8% खुद निकालना होगा? मैं समझ सकती हूँ ये घबराहट। मतलब एक इंसान के तौर पर उस दबाव में ये गणित करना तो लगभग असंभव है। आपको इस बात की जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के तकनीकी युग में कोई भी मैनुअल रूप से कैलकुलेशन नहीं करता। सच में?
तो फिर ये कैसे होता है? ज़ेरोधा पाई या ट्रेडिंग व्यू जैसे लगभग सभी तकनीकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर में फाइबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पहले से इनबिल्ट होता है। अच्छा, मतलब टूल खुद सब कर देता है। हाँ, आपका काम गणित करना नहीं है, आपका काम बाजार की भावनाओं के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहचानना है। वो दो बिंदु कौन से? एक हालिया गर्त यानी सबसे निचला बिंदु जहां डर खत्म हुआ था, और एक शिखर यानी सबसे ऊंचा बिंदु जहां लालच अपनी चरम सीमा पर था। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए मेरे सामने एक चार्ट खुला है और मैंने एक अच्छी खासी रैली देख ली है। अब मुझे टूल का इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर के टूल्स मेन्यू में जाएं और फाइबोनाची रिट्रेसमेंट चुनें। चुन लिया। रैली के शुरुआती गर्त पर क्लिक करें। फिर बिना माउस का बटन छोड़े एक लाइन खींचते हुए उसे उस रैली के शिखर तक ले जाएं और माउस छोड़ दें। बस इतना ही? हाँ, सॉफ्टवेयर तुरंत उस 100% मूव को कैलकुलेट कर लेगा और आपके चार्ट पर 23.6%, 38.2% और 61.8% के सारे लेवल्स की रेखाएं अपने आप प्लॉट कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। मशीन ने लाइन खींच दी और मान लीजिए अब कीमत धीरे धीरे नीचे गिरते हुए ठीक 61.8% वाली लाइन पर आ गई है। मुझे वहां कीमत रुकती हुई भी दिख रही है। स्थिति तो अच्छी लग रही है। तो क्या मुझे अपना सारा पैसा उस पॉइंट पर दांव पर लगा देना चाहिए? क्या फाइबोनाची का लेवल छूना अपने आप में बाजार का एक स्पष्ट आदेश है कि अब खरीदो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजार में कभी भी अंधा विश्वास काम नहीं आता। अच्छा। हाँ, स्रोत सामग्री इस बात पर विशेष जोर देती है कि फाइबोनाची कोई जादू की छड़ी या गारंटी कार्ड नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसे केवल एक कंफर्मेशन टूल या पुष्टि करने वाले उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर केवल 61.8% का लेवल देखकर दांव लगाता है तो वो बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। तो एक सफल ट्रेड के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको अन्य तकनीकी संकेतों से भी सहमति लेनी होती है। स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट चेकलिस्ट की बात करता है। तो ये पहेली के सिर्फ एक टुकड़े की तरह है। अगर मेरे पास फाइबोनाची का टुकड़ा है लेकिन बाकी तस्वीर गायब है तो ट्रेड नहीं मंदा। एकदम सही पकड़ा आपने। वो चेकलिस्ट क्या है जो इस ट्रेड को मजबूत बनाती है? एक उच्च दृढ़ विश्वास वाला ट्रेड तब बनता है जब 3 अन्य शर्तें भी फाइबोनाची के साथ मेल खा रही हों। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि उस रिट्रेसमेंट लेवल पर एक स्पष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। कैंडलस्टिक मतलब जो उस विशिष्ट समय सीमा के भीतर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई लड़ाई का विजुअल रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल। अगर 61.8% लेवल पर आपको एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है जो बताता है कि खरीदारों ने अचानक ताकत दिखा दी है और विक्रेता कमजोर पड़ गए हैं, तो ये पहला हरा सिग्नल है। समझ गया। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त आपके बचाव से जुड़ी है। हर ट्रेड में नुकसान को सीमित करने के लिए एक स्टॉप लॉस लगाया जाता है। स्टॉप लॉस तो बहुत जरूरी है। तो आपको ये देखना है कि आपका स्टॉप लॉस किसी स्थापित सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के साथ सुरक्षित रूप से छिपा हो। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बाजार की याददाश्त की तरह होते हैं, वे ऐतिहासिक बिंदु जहां बाजार ने पहले भी दिशा बदली है। सही कहा। अगर फाइबोनाची लेवल और पुराना सपोर्ट लेवल एक ही जगह पर आ रहे हैं तो वो फ्लोर दुगना मजबूत हो जाता है। मतलब हम सिर्फ एक टूल पर निर्भर होने के बजाय बाजार की पुरानी याददाश्त और वर्तमान लड़ाई दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त सबसे महत्वपूर्ण कंफर्मेशन है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि उस समय कितने शेयर खरीदे या बेचे जा रहे हैं। तो वॉल्यूम का फाइबोनाची से क्या लेना देना? अगर कीमत 61.8% के स्तर से वापस ऊपर मुड़ रही है लेकिन उस समय ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी उस उछाल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मतलब वो एक धोखा हो सकता है। हाँ, एक टिकाऊ वापसी के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम औसत से अधिक होना चाहिए। वॉल्यूम उस चाल में बाजार के कन्विक्शन या विश्वास को दिखाता है। तो अगर मैं इसे समेटूं, फाइबोनाची लेवल ने हमें एक संभावित जगह बताई जहां शेयर रुक सकता है। कैंडलस्टिक ने हमें दिखाया कि वहां सच में लड़ाई का रुख पलट रहा है। बिल्कुल। और सपोर्ट लेवल ने हमें एक सुरक्षा घेरा दिया और ऊंचे वॉल्यूम ने यह पक्का किया कि इस पलटाव में सच में दम है। एकदम सही समरी दी आपने। तो जब ये चारों चीजें एक ही बात कह रही हों, तभी एक आदर्श ट्रेड बनता है। अगर इनमें से कोई एक भी गायब है तो शायद किनारे बैठकर तमाशा देखना ही बेहतर है। हाँ, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम अनुशासन ही तो है। एक मजबूत चेकलिस्ट आपको भावनाओं में बहने से रोकती है। ये तो है। बाजार आपको बहुत से मौके देगा, लेकिन आपको केवल उन्हीं मौकों पर दाव लगाना है जहां सारे गणितीय और तकनीकी संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हो। ये पूरी चर्चा सच में
बाजार को देखने का नजरिया बदलने वाली रही है। हमने देखा कि कैसे 200 ईसा पूर्व का गणितीय विचार, जिसे खरगोशों की आबादी या फूलों की पंखुड़ियों में देखा गया था, वो आज के सुपर फास्ट एल्गो ट्रेडिंग बाजार में भी अपनी जगह बनाए हुए है। हाँ, ये सफर सच में अद्भुत है। ये सिर्फ रेखाएं खींचने के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान, लालच और डर के बीच एक छिपे हुए संतुलन को खोजने के बारे में है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। हमने बात की कि फाइबोनेची अनुपात प्रकृति का एक नियम है, तो क्या शेयर बाजार सच में प्रकृति के उन गहरे गणितीय नियमों का पालन कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है। दुनिया भर के लाखों ट्रेडर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक और सुपर कंप्यूटर एक ही समय पर अपने चार्ट्स पर ठीक वही 61.8% का लेवल सेट करके बैठे हैं। सबका फोकस उसी नंबर पर है। हाँ, और जब कीमत वहां पहुंचती है तो वे सब एक साथ बाय का बटन दबाते हैं। तो क्या बाजार सच में प्रकृति के जादू से पलट रहा है, या फिर ये लाखों लोगों के सामूहिक विश्वास के कारण एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गया है? ये तो सच में उलझा देने वाला विचार है। जहां हम सब मिलकर उस गणित को सच साबित कर रहे हैं क्योंकि हम सब उस पर विश्वास करते हैं। कोई भी निवेशक ये सोचने पर मजबूर हो सकता है कि बाजार में असली ताकत गणित की है या फिर उस गणित पर विश्वास करने वाले इंसानी दिमाग की। इस पर तो श्रोताओं को खुद ही विचार करना होगा। बिल्कुल। अगली गहन चर्चा तक चार्ट्स के पीछे छिपी इन कहानियों को तलाशते रहिए।